नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ओमिक्रॉन हो रहा आउट ऑफ कंट्रोल। भारत में सिर्फ 5 दिन में दुगने हो गए केस। WHO ने इस खतरे को लेकर चेताया। जी हां दोस्तों, कोरोना का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट अब चिंता बढ़ाने लगा है। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 5 दिन में ही 100 से 200 को पार कर गया है। फिलहाल देश में ओमिक्रॉन के करीब 230 मामले सामने आ चुके हैं और 15 राज्यों में यह पहुंच चुका है। अच्छी बात यह है कि जितनी तेजी से मरीज मिल रहे हैं, उतनी ही तेजी से मरीज ठीक भी हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने भी इस बात को लेकर आगाह किया है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ज्यादा संक्रामक है। देश में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन का पहला केस आया था। उस दिन कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 लोग संक्रमित मिले थे। तब से अब तक इसके मामले 110 गुना बढ़ गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र में तो हालात खराब होते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र में 65 और दिल्ली में 57 मरीज मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन किस तरह से फैल रहा है, किस तेजी से फैल रहा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 दिसंबर को देश में 2 केस थे और 14 दिसंबर को आंकड़ा 50 के पार पहुंचा। इसके बाद महज 4 दिन में मामले 50 से 100 हो गए। 17 दिसंबर को ओमिक्रॉन का आंकड़ा 100 था और 21 तारीख को 200 के पार हो गया, यानी कि सिर्फ 5 दिन में मामले दुगने हो गए। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने पिछले महीने अपने यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद 26 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंताजनक घोषित किया था। महज 1 महीने में ही ओमिक्रॉन दुनिया के 90 देशों तक पहुंच गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यह चेतावनी दी है कि महज 1.5 से 3 दिन में ही ओमिक्रॉन के मामले डबल हो जा रहे हैं। WHO का कहना है कि ओमिक्रॉन के फैलने की रफ्तार बाकी वेरिएंट से कहीं ज्यादा तेज है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दिल्ली में फीका रहेगा न्यू ईयर और क्रिसमस। सरकार ने जश्न को लेकर जारी कर दी नई गाइडलाइंस। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली में नए साल और क्रिसमस को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। DDMA ने नए साल पर होने वाले जश्न और क्रिसमस के दौरान जुटने वाली भीड़ पर रोक लगाने का आदेश दे डाला, यानी कि साल के आखिर में इन 2 बड़े मौकों पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और त्योहार फीका ही रहेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि अपने अपने क्षेत्र में सभी DM नई गाइडलाइन का पालन कराएं। काम करने की जगहों पर और दुकानों में नो मास्क नो एंट्री को कड़ाई से लागू करने के लिए भी कहा गया है। इसके लिए जिला प्रशासन से रोजाना रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। DDMA ने कहा कि सभी जिला प्रशासन और DCP इस बात को सुनिश्चित करें कि दिल्ली में नए साल और क्रिसमस का जश्न मनाने के लिए किसी भी तरह का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम, सभा और भीड़ इकट्ठा न हो। इसके अलावा DDMA ने अपनी ताज़ा गाइडलाइन में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक त्योहारों से जुड़ी सभाएं और अन्य सभाओं पर दिल्ली में पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। इसके रेस्टोरेंट और बार में अब सीटों की कुल संख्या 50% ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है, यानी कि 50% लोग ही रेस्टोरेंट और बार में बैठ सकेंगे। यही फैसला ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल्स पर भी लागू होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीनी कंपनियों पर इनकम टैक्स की रेड। Xiaomi, OnePlus और Oppo के ठिकानों पर छापे। दिल्ली, NCR और कर्नाटक समेत 15 जगहों पर कार्यवाही। जी हां दोस्तों, आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बुधवार को देश भर में चीनी मोबाइल कंपनियों Xiaomi, OnePlus और Oppo के ठिकानों और उनसे जुड़ी संस्थाओं पर छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली, NCR समेत देश के कई राज्यों में चीनी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों से जुड़े संस्थाओं पर छापे मारे गए। इन पर कर चोरी का आरोप है। Xiaomi, OnePlus और Oppo के लिए दिल्ली, NCR, कर्नाटक समेत 15 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। तलाशी अभियान गुप्त आय और कर चोरी को लेकर खुफिया इनपुट पर आधारित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी मोबाइल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स, कॉर्पोरेट दफ्तर, गोदामों और मैन्युफैक्चरर्स के ठिकानों पर छापा अभी जारी है। इसकी ज्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आ पाई है। दोस्तों, इसी साल अगस्त में चीनी टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ZTE के ठिकानों पर भी रेड मारी गई थी। इस दौरान इनकम टैक्स विभाग को कर चोरी का भी पता चला था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
ईडी ने बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की रिक्वेस्ट को किया रिजेक्ट, एक्ट्रेस के भारत छोड़ना हुआ मुश्किल। जी हां दोस्तों, करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी केस में जैकलीन फर्नांडिस से जुड़े तार अभिनेत्री के प्रोफेशन पर भी असर डाल रहे हैं। कॉन मैन शुकेश संग जैकलीन का कनेक्शन एक्ट्रेस के गले की फांस बन गया है। पिछले दिनों जब जैकलीन काम के सिलसिले में विदेश रवाना हो रही थी, तब उन्हें एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक लिया गया था। अभिनेत्री के खिलाफ ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, जिस कारण उनके विदेश जाने पर पाबंदी लगी हुई है। एक्ट्रेस ने ईडी से इस नोटिस को हटाने की गुजारिश की थी, जिस पर ईडी ने साफ तौर से मना कर दिया। दोस्तों, जबकि जानकारी के लिए बता दें, जैकलीन ने ईडी से अनुरोध किया था कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस हटा दिया जाए ताकि वे भारत से बाहर ट्रेवल कर सके। सूत्रों का कहना है कि ईडी इस लुकआउट सर्कुलर को हटाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, जिसका मतलब है कि जैकलीन के लिए भारत छोड़ने के आसार नहीं है। जैकलीन ने ईडी से यह रिक्वेस्ट प्रोफेशनल कमिटमेंट के चलते की थी। उन्होंने कहा था कि काम को लेकर उन्होंने जो कमिटमेंट्स पहले किए थे उन्हें पूरा करने के लिए विदेश जाने की जरूरत है। इसी कारण वे ईडी से लुकआउट नोटिस हटाने का आग्रह कर रही थी। फिलहाल जैकलीन को ईडी की तरफ से क्लीन चिट नहीं मिला है। ईडी उन पर निगरानी बनाए हुए है। अब तक 4 बार उनसे पूछताछ की जा चुकी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार का झूठ आया सबके सामने। जी हां दोस्तों, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का झूठ एक बार फिर सबके सामने आ गया है। इमरान खान की सरकार ने बीते शुक्रवार को दावा किया था कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान प्रायोजित एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने आम सहमति से अपना लिया है। पाकिस्तान ने बताया था कि यह प्रस्ताव भारत के कश्मीरियों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। अब पाकिस्तान का यह दावा झूठा निकला। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव में कश्मीर या कश्मीर की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में कश्मीर को लेकर कोई बात नहीं की गई। इस मामले के जानकार बताते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में इस तरह के प्रस्ताव, जिन्हें पिछले एक दशक से अपनाया गया है, मूल रूप से फिलिस्तीन के संदर्भ में तैयार किए गए थे। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। चाइना में यानी कि चीन में एक बार फिर कोविड-19 का खौफ। शियान प्रांत में सख्त लॉकडाउन लागू, 13 मिलियन लोगों को घर में रहने का है आदेश। जी हां दोस्तों, दुनिया भर के देशों में एक बार फिर से कोविड-19 संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच चीन के उत्तरी शहर शियान ने बुधवार को सख्त लॉकडाउन लागू करते हुए 13 मिलियन यानी कि 1.3 करोड़ लोगों को घर में रहने का आदेश दिया है। वहीं यात्रा पर भी सख्त नियंत्रण लागू कर दिया है। चीन की राजधानी बीजिंग अगले साल यानी कि फरवरी 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं कई शहरों से कोरोना के मामले मिलने के बाद चीन हाई अलर्ट पर है। शियान प्रांत में बुधवार को कोरोना वायरस के 52 नए मामले सामने आए। 9 दिसंबर के बाद से इस प्रांत में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 143 हो गया है। इसके बाद प्रांत की सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा कि गुरुवार की आधी रात से सभी घर के एक सदस्य को 2 दिन में सिर्फ एक बार जरूरी सामान खरीदने के लिए भेजा जा सकता है। बाकी सभी को घर के अंदर रहने का आदेश दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 1 जनवरी से बदलने जा रहा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने का तरीका। आरबीआई ने जारी कर दिए नए नियम। तो दोस्तों, जाने क्या है नया तरीका। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है नया नियम। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो नए साल से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम बदल रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को देखते हुए यह बदलाव किए जा रहे हैं। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस नियम को 1 जनवरी यानी कि नए साल से लागू कर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए सभी वेबसाइट और भुगतान गेटवे द्वारा स्टोर किए गए ग्राहकों के डाटा को हटाने और इसके स्थान पर लेन देन करने के लिए इनक्रिप्टेड टोकन्स का उपयोग करने के लिए कहा है। दोस्तों, नए नियम के मुताबिक मर्चेंट अपनी वेबसाइट पर कार्ड का इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर पाएंगे। आरबीआई ने देश की सभी कंपनियों को 1 जनवरी 2022 तक डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सेव जानकारी हटाने के निर्देश दिए हैं। रिजर्व बैंक ने कार्ड की सुरक्षा के लिए यह नियम बनाया है। कुछ बैंकों ने तो अपने ग्राहकों को नए नियम के बारे में अलर्ट करना भी शुरू कर दिया है। एचडीएफसी ने अपने ग्राहकों से कहा है कि बेहतर कार्ड सिक्योरिटी के लिए आरबीआई के नए मैंडेट के अनुरूप मर्चेंट वेबसाइट
ऐप पर सेव आपके HDFC बैंक कार्ड की डिटेल्स 1 जनवरी 2022 से मर्चेंट द्वारा डिलीट कर दी जाएगी। हर बार भुगतान के लिए ग्राहकों को या तो कार्ड की पूरी डिटेल्स डालनी होगी या फिर टोकनाइजेशन सिस्टम को अपनाया जाएगा। यानी कि दोस्तों अभी फिलहाल ऐसा होता है, जैसा कि आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी चीज से कोई भी सामान खरीदते या कुछ भी करते हैं तो आप एक बार जिस कार्ड को सबमिट कर देते हैं तो उस कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक आ जाती है। उसके बाद में केवल आपको CVV नंबर ही हर बार डालना होता है, बाकी की जानकारी पहले से ही उसमें सेव रहती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपकी पुरानी जानकारी डिलीट कर दी जाएगी RBI की गाइडलाइंस के अनुसार। इसलिए अब जब भी आप कोई भी सामान खरीदते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से तो आपको पूरी जानकारी वेबसाइट पर दोबारा से देनी होगी। वैसे दोस्तों आपको यह नया नियम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडियन रेलवे को लगा झटका, पैसेंजर ट्रेनों से होने वाली कमाई 70% घटी। जी हां दोस्तों, कोविड-19 महामारी ने भारतीय रेलवे की आय पर एक बड़ा असर डाला है। रेलवे ने वित्त वर्ष 2020-21 में पैसेंजर रेवेन्यू में 70% की गिरावट दर्ज की है। पिछले वित्त वर्ष के दौरान पहले राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण रेलवे सेवाएं प्रभावित हुई और देश के विभिन्न हिस्सों में आंशिक रूप से लॉकडाउन जारी रहा। भारतीय रेलवे ने भी लॉकडाउन के दौरान नियमित ट्रेन सेवाओं को निलंबित कर दिया था। संसद में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रेलवे का पैसेंजर रेवेन्यू वित्त वर्ष 2020-21 में घटकर मात्र 15,248.59 करोड़ रुपए रह गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 50,669.09 करोड़ रुपए था। हालांकि दोस्तों माल ढुलाई रेवेन्यू में वृद्धि से कुछ हद तक नुकसान की भरपाई हो पाई है, जो वित्त वर्ष 2020-19 में 1,13,487 करोड़ रुपए था, वह अब बढ़कर 1,17,231 करोड़ रुपए हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वैक्सीन नहीं ली तो पंजाब में नहीं मिलेगी सैलरी, सभी विभागों के लिए आदेश कर दिए गए हैं जारी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए यह जरूरी खबर है। दरअसल दोस्तों देश भर में बढ़ते कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पंजाब सरकार वैक्सीनेशन को लेकर सख्त हो गई है। सरकार ने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन न लेने पर सैलरी न मिलने की चेतावनी दे डाली। पंजाब सरकार ने सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लेने का आदेश जारी किया है। सरकार के वित्त विभाग की ओर से सभी सरकारी विभागों को एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश में कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी वैक्सीन नहीं लेगा उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि कर्मचारी का वैक्सीनेशन हो गया है, इसकी जानकारी उसे IHRMS पोर्टल पर देनी होगी। दोस्तों पंजाब में कोविड-19 के 39 नए संक्रमित पाए गए हैं। राज्य में अब कुल 325 एक्टिव कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत के टॉप डॉक्टर्स का दावा, ओमिक्रॉन नेचुरल वैक्सीन की तरह है, इसके कोरोना के खिलाफ लोगों की इम्यूनिटी बढ़ना तय। जी हां दोस्तों, देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच भारत के टॉप हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि नया वेरिएंट कोरोना की नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है। इसके कारण मरीजों में माइल्ड या कोई लक्षण न होते हैं। ओमिक्रॉन से संक्रमित होने पर लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं होते और वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती है। इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोवर्धन दास के मुताबिक ओमिक्रॉन डेल्टा का ही माइल्ड रूप है। भले ही इस वेरिएंट में म्यूटेशंस ज्यादा हैं, लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को अस्पताल पहुंचाता है। आउटलुक मैगजीन से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और प्रख्यात इम्यूनोलॉजिस्ट डॉक्टर गोवर्धन दास ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि ओमिक्रॉन कोरोना की नेचुरल वैक्सीन है। उनके अनुसार समय के साथ साथ वायरस कमजोर हो गया है। आज वैज्ञानिक इसी तरह के वायरस का इस्तेमाल कर वैक्सीन का निर्माण करते हैं। इसमें वायरस के कमजोर रूप को लोगों में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोवा इलेक्शन, टीएमसी पर मुख्यमंत्री केजरीवाल का बड़ा हमला, बोले वो तो रेस में भी नहीं, पोस्टरों पर चुनाव नहीं जीत सकते। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में यदि आप यानी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो वह राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार देगी। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर यह गारंटी दी गई है, जहां उसके ही मंत्री को एक दुकानदार से रिश्वत मांगने के आरोप में पद से हटा दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि मंत्री या विधायक रिश्वत मांगते पाए जाते हैं तो उन्हें दंड से बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हम गोवा में पहली भ्रष्टाचार मुक्त और ईमानदार सरकार देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी गोवा में सत्ता में आती है तो उनकी सरकार घर घर जाकर सेवाएं मुहैया करवाकर छोटे स्तर से भ्रष्टाचार को रोकेगी। उन्होंने कहा कि हमने पहले ही दिल्ली में सेवाओं
सेवाओं को घर पर मुहैया कराना शुरू कर दिया है। सभी सरकारी सेवाएं आपके दरवाजे पर उपलब्ध होंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स, जो रूट से नंबर 1 की कुर्सी छिनी, विराट कोहली को भी हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को दोहरा झटका लगा है। पहले तो उन्होंने एडिलेड में एशेज सीरीज का लगातार दूसरा टेस्ट गंवा दिया और अब आईसीसी की बल्लेबाजों की ताज़ा जारी टेस्ट रैंकिंग में उनकी नंबर 1 कुर्सी भी छिन गई है। उनकी जगह एशेज सीरीज में धमाकेदार बल्लेबाजी करने वाले मार्नस लाबुशेन टेस्ट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। लाबुशेन पहली बार करियर के बेस्ट रेटिंग पॉइंट 912 के साथ टेस्ट में नंबर 1 बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने जो रूट 897 को दूसरे नंबर पर धकेल दिया। ऐसे सीरीज से पहले टेस्ट रैंकिंग में चौथे स्थान पर काबिज लाबुशेन ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की जीत में 74 रन की अहम पारी खेलकर 2 पायदान ऊपर चढ़कर दूसरे स्थान पर आ गए थे। एडिलेड में दूसरे टेस्ट में उन्होंने 1 शतक और 1 अर्धशतक ठोका था। यह उनके करियर की छठी और एशेज की पहली सेंचुरी थी। वहीं दोस्तों भारतीय कप्तान विराट कोहली को न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट की पहली पारी में 0 पर आउट होने का नुकसान उठाना पड़ा। वो ताज़ा जारी टेस्ट रैंकिंग में 1 स्थान नीचे फिसलकर 7वें स्थान पर आ गए हैं। उनके खाते में 756 रेटिंग पॉइंट्स हैं। वहीं रोहित शर्मा टॉप 5 में बरकरार हैं। उनके खाते में 797 अंक हैं। इन दोनों के अलावा कोई भी भारतीय बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना हुआ सस्ता, चांदी भी हुई सस्ती। जानिए क्या है ताज़ा सराफा भाव। जी हां दोस्तों, भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इसके बाद भी सोने के दाम 47,000 रुपए के ऊपर बरकरार हैं। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमतों में आज उछाल दर्ज किया गया। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 145 रुपए की कमी के साथ 47,238 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 397 रुपए की गिरावट के बाद 60,895 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके अलावा दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1787 प्रति औंस पर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, भारत ने पाकिस्तान को दी मात, रोमांचक जीत से ब्रोंज किया अपने नाम। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रोंज मेडल मैच में पाकिस्तान को 4-3 से हरा दिया। ढाका में खेले गए इस बेहद रोमांचक मुकाबले में हाफ टाइम तक स्कोर 1-1 से बराबर पर था, लेकिन अंतिम 2 क्वार्टर में दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों ने आक्रामक खेल दिखाया। भारत के लिए मनप्रीत सिंह, सुमित, वरुण कुमार और आकाशदीप सिंह ने गोल किए, जबकि पाकिस्तान के लिए अब्दुल राणा, अफराज और अहमद नदीम ने स्कोर किया। भारत ने आक्रामक शुरुआत की और 1 मिनट के भीतर ही 3 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। मनप्रीत सिंह ने फिर मुकाबले में दूसरे मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया और भारत को बढ़त दिला दी। हालांकि पाकिस्तान ने भी पहले क्वार्टर की समाप्ति से पहले ही गोल करते हुए स्कोर 1-1 से बराबरी पर ला दिया था। पाकिस्तान के लिए यह मैदानी गोल अफराज ने किया। वहीं दोस्तों इसके बाद रोमांचक मुकाबला चलता रहा और अंत में जीत भारत की हुई। भारत की ओर से 4 गोल किए गए और पाकिस्तान की ओर से 3 गोल किए गए। इस तरह से भारत 1 गोल के अंतर से ब्रोंज मेडल जीतने में कामयाब रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पार्लियामेंट विंटर सेशन, संसद के शीत सत्र में 48 घंटे की चर्चा के बाद 10 बिल हुए पास। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में गुरुवार 21 दिसंबर तक 12 बिल पेश हुए, जिनमें से 10 बिल पास हो गए। इनमें से 2 बिल ऐसे थे जो पिछले सत्र में पटल पर रखे गए थे। संसद के दोनों सदन गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिए गए। पीआरएस वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लोकसभा में चर्चा करने के लिए कुल 83.2 घंटे तय थे, जिनमें से सिर्फ 26.5 घंटे कामकाज हुआ। निचले सदन में अधिकतम समय 37 घंटे गैर विधायी कार्यों में बीता। वहीं राज्यसभा में 45.4 घंटों में से सिर्फ 21.7 घंटे ही बहस हुई। दोस्तों संसद में पारित विधेयक भी विभिन्न कानूनों पर प्रस्तावित चर्चा पर खर्च किए गए कम समय को दिखाते हैं। लोकसभा में 2 मिनट की बहस और राज्यसभा में 8 मिनट की बहस के बाद कृषि कानून को निरस्त करने वाला विधेयक पारित कर दिया गया। अत्यधिक तकनीकी सहायता प्रजनन प्रौद्योगिकी विनिमय विधेयक पर लोकसभा में 3 घंटे 51 मिनट की बहस हुई, जिसमें 18 सांसदों ने बहस में भाग लिया। राज्यसभा में इस पर सिर्फ 1 घंटे 17 मिनट तक चर्चा हुई, जिसमें 14 सांसदों ने बहस में हिस्सा लिया। तो यह सबसे लंबी बहस वाला बिल बना और कृषि कानून को रद्द करना 2 मिनट के साथ सबसे छोटी बहस वाला बिल बना। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
स्टॉक मार्केट अपडेट। सेंसेक्स में 611 अंकों की उछाल, 16,965 के पार हुआ बंद निफ्टी। जी हां दोस्तों, बाजार में बुधवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। लगातार दूसरे दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ है। बुधवार को कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 611.55 अंक यानी कि 1.09% की बढ़त के साथ 56,930.56 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE का निफ्टी 184.6 अंक यानी कि 1.10% के साथ 16,955.45 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, बुधवार के कारोबार में हिंदुल्को इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, डेविस लेबोरेटरीज, बजाज फाइनेंस और आइसर मोटर्स निफ्टी के टॉप गेनर रहे, जबकि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, SBI लाइफ इंश्योरेंस, विप्रो, अडानी पोर्ट्स और IOC टॉप लूजर रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव में कोरोना की हो गई एंट्री। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल कोरोना से हुई पॉजिटिव, लग चुके थे दोनों टीके भी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई है। कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद डिंपल यादव ने ट्वीट करके दी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, डिंपल यादव को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक भी लग चुकी है। डिंपल यादव ने ट्वीट कर कहा कि मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लोगों से अपील की है कि हाल फिलहाल मुझसे मिलने आने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट जल्द करा लें। मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है और आप सबसे अनुरोध करती हूं कि जो भी मुझसे मिले हैं वह अपना टेस्ट करवा लें। यह ट्वीट डिंपल ने किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 6,317 नए मामले सामने आए। इस दौरान 318 कोरोना संक्रमित मरीजों ने जान भी गंवा दी। वहीं इस दौरान देश में 6,906 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। देश में एक्टिव केस की बात करें तो इनकी संख्या 78,190 है। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। यहाँ दोस्तों एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में कौन से प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन प्रधानमंत्री का नाम जिन्होंने कि भारत में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री का पद संभाला, तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।